नमस्कार। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आपका स्वागत है। एक इंडियन ज्योग्राफी की पूरी सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं और आज उस सीरीज में हमारे टॉपिक का नाम है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के तीन बेसिक हिस्से हैं। हिमालय पर्वत को हम तीन श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की जो उत्तरी श्रेणी है उसका नाम है महान हिमालय। हिमालय पर्वत की दूसरी श्रेणी का नाम है मध्य हिमालय और हिमालय पर्वत की तीसरी श्रेणी का नाम है शिवालिक। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, हिमालय पर्वत को हमने तीन श्रेणियों में विभाजित किया। एक श्रेणी को हमने नाम दिया वृहद हिमालय, जिसको हम ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। उसकी दूसरी श्रेणी का नाम है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय और उसी की तीसरी श्रेणी का नाम है शिवालिक। इनको किसी अन्य नाम से भी जानते हैं और वो कई बार एग्जामिनर आपको ये वृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय नाम ना दे करके उसके दूसरे नाम दे देता है, जो इनको उपनाम जो हम कहते हैं। वृहद हिमालय को अन्य नाम से जानते हैं और उसको कहा जाता है इंटरनल हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय। ऐसे ही इस लघु हिमालय को जिस अन्य नाम से जानते हैं उसका नाम है हिमाचल श्रेणी। किस नाम से जान रहे होते हैं? उसको कहते हैं हिमाचल श्रेणी। इसी प्रकार शिवालिक जो हिमालय का भाग है उसको हम बाह्य हिमालय या आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं या इसी को हम उप हिमालय कह रहे होते हैं। तो ये नाम आपको याद रखने हैं कि ग्रेट हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, मिडल हिमालय को हम हिमाचल श्रेणी या हिमाचल हिमालय कहते हैं, इसी प्रकार शिवालिक को हम उप हिमालय या फिर बाह्य हिमालय कहते हैं। अगर आप इनका क्रम देखें, उत्तर से दक्षिण, इन तीनों का क्रम आप देखें तो सबसे उत्तर में आपको ये देखने को मिलेगा, उसके थोड़ा सा दक्षिण में आप आएंगे तो आपको लघु हिमालय मिलेगा और सबसे दक्षिण में आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही क्रम भी इनका इसी प्रकार है। जैसे हमने ट्रांस हिमालय में देखा था, ट्रांस हिमालय में भी तीन श्रेणियां मौजूद हैं। ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी का नाम है जो सबसे उत्तर में है, उसका नाम हमने बताया आपको काराकोरम। दूसरे नंबर पर जो श्रेणी आती है उसका नाम है लद्दाख और तीसरे नंबर पर जो श्रेणी थी उसका नाम था जास्कर। उसके बाद ग्रेट हिमालय की शुरुआत होती है। ग्रेट हिमालय की पहली श्रेणी है जिसको हम आंतरिक हिमालय कहते हैं या हिमालय की पहली श्रेणी है जिसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। दूसरी श्रेणी का नाम लघु हिमालय और तीसरी का नाम शिवालिक। अब इसमें से एक एक श्रेणी को हमें पढ़ते जाना है। ग्रेट हिमालय से खूब सवाल आते हैं, महान हिमालय से खूब सवाल आते हैं, उसकी पीक्स के बारे में सवाल आते हैं, वहां पड़ने वाले दर्रों के बारे में सवाल आते हैं या वहां पे मिलने वाले हिमनदों के बारे में सवाल आते हैं। इसी प्रकार हम मध्य हिमालय की विशेषताओं को पढ़ेंगे और इसी प्रकार हम शिवालिक को पढ़ रहे होंगे और इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक एक करके इसको बात को समझते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेट हिमालय या फिर वृहद हिमालय से, जिसको हम आंतरिक हिमालय भी कह रहे हैं। देखिए, आपने थोड़ा बहुत जिसको हम तथाकथित रूप से वर्ल्ड ज्योग्राफी कहते हैं, उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने वायुमंडल या एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा। एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है? पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण ही वायुमंडल है। और ये गैसों का आवरण पृथ्वी के चारों ओर क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो गैसें हैं, कंपोजिशन ऑफ गैस है, ये उसको पुल करता है अपनी तरफ और उसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलती है? एक गैसों का आवरण देखने को मिलता है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो देखिए, जहां कहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा उसी जगह पर आप देखेंगे कि वहां पर गैसों का जमाव भी ज्यादा होगा। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आप पाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल में कमी होती जाएगी और इसी के आधार पर आप पाएंगे कि वायुमंडल कम सघन होता चला जाएगा। अगर आपको जानकारी हो तो एक बात हम यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलते हैं, क्योंकि उससे ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगी। और वो बात ये है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा सन है, इससे जो इंसोलेशन आता है और पृथ्वी की सतह पर गिरता है, और इससे ऊपर हमने आपको बताया पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। तो बेसिकली इंसोलेशन यानी सूरज से आने वाली किरणों से, इससे आने वाली विकिरण से क्या नहीं होता है? हमारा वायुमंडल इनसे गर्म नहीं होता है, बल्कि ये जो इंसोलेशन यहां से आया इसको पृथ्वी ने एब्जॉर्व किया और इसके बाद यहां से पृथ्वी इसको रिलीज करती है और जिस फॉर्म में रिलीज करती है उसको हम कहते हैं इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या हिंदी में उसी को कहते हैं पार्थिव विकिरण। इस पार्थिव विकिरण का देखिए, ऊपर से आया तो उसको नाम दिया हमने इंसोलेशन। क्या नाम देंगे? इंसोलेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूर्यातप।
इस सूर्य तप से हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है, बल्कि किस बात से गर्म होता है, जो पृथ्वी अवशोषण के बाद उनको रिलीज करती है, उस हीट को रिलीज करती है और जिस फॉर्म में करती है उसे कहते हैं हम कि वो पार्थिव विकिरण है। तो ये पार्थिव विकिरण जब यहां से वापस जाती है तो हमारे वायुमंडल में जो गैसें मौजूद हैं, वो मौजूद गैसें क्या करती हैं, इन पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे जलवाष्प, वाटर वेपर, और भी बहुत सारी गैसों से हमारा वायुमंडल मिलकर बना है। ये सब गैसें क्या करती हैं, उस पार्थिव विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हमारा वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अब यहीं पे इस बात को पकड़िए, पिछली बात को, और इससे कनेक्ट करिए। हमने बताया आपको कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, ऐसे ऐसे गैसों का जमाव, यानी उसका कंसंट्रेशन, यानी उनका घनत्व क्या होता जाएगा, गैसों का कम होता जाएगा। तो आप देखेंगे कि आप सतह से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे कि तापमान में भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जितनी गैसें उतना ज्यादा अवशोषण, और जहां पे जितनी कम गैसें उतना कम अवशोषण। इसलिए सतह से जब कभी आप पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप पाएंगे कि तापमान में कमी आती है। ये सामान्य नियम है, ये प्रकृति का सामान्य नियम है। जब कभी इसमें बदलाव होता है फिर वो अपवाद की स्थिति होती है। तो देखिए, जब आप सतह से ऊपर जा रहे हैं तापमान में कमी आ रही है, एक खास ऊंचाई पर तापमान में लगातार कमी आती जाएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि तापमान जो है घट करके 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री पे आपको पता है कोई भी चीज जो है वो जम जाती है, वो क्या हो जाता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जितनी सतह से जितनी ऊंची पर्वत चोटी होगी उस पर ग्लेशियर्स की मात्रा उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं इन 3 श्रेणियों के बारे में बात करूं, हिमालय की जो हमने 3 श्रेणियां पढ़ी, इसमें सबसे ऊंची श्रेणी का नाम है ग्रेट हिमालय। इसमें उससे कम ऊंचाई की जो श्रेणी है उसको हमने नाम दिया मध्य हिमालय या लघु, और सबसे कम ऊंचाई की श्रेणी का नाम है शिवालिक। तो हमें पढ़ना यह है, और मैंने बताया कि यह सबसे ऊंची श्रेणी है। अगर इसकी हाइट सबसे ज्यादा है तो याद करिए, हमने बताया जितना ऊंचा उतना कम तापमान। तो आप देखेंगे यहां पर ग्लेशियर्स क्या है, ग्लेशियर बेसिकली क्या है, उसी जल की सॉलिड अवस्था है, सॉलिड स्टेट है। तो वहां पे आपको ग्लेशियर्स की मात्रा सबसे ज्यादा, इन तीनों श्रेणियों में सबसे ज्यादा जहां पे ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे वो होगा ग्रेट हिमालय। इसीलिए इस ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। अभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया हमारे साथ तो आप समझ गए होंगे कि इसको हिमाद्री क्यों कहते हैं। अभी आप इस हिमाद्री को शिवालिक के साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि शिवालिक ऊंचाई में कम है। इसे हिमाद्री के अलावा बर्फीला हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ है, और हिमाद्री में भी हिम माने क्या होता है, बर्फ होता है। तो यहाँ पे पहला इसके बारे में पॉइंट है कि इसको हम क्या कह रहे होते हैं, हिमाद्री, या फिर इसी को हम क्या कहा जाता है, इसी को बर्फीला हिमालय कहते हैं। अगर इसी ग्रेट हिमालय को हम मैप पे देखने की कोशिश करें तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहां से एक नदी फ्लो करती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी है। और ऐसे ही एक नदी यहां से बहती है, यहां से भारत में एंट्री लेती है, और उस नदी का नाम मैंने पहले भी बताया है आपको, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो हमारा ग्रेट हिमालय है, इस वृहद हिमालय का विस्तार आपको सिंधु नदी से लेकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत देखने को मिलेगा। इसकी टोटल लेंथ जो है, यहां से लेकर के सिंधु गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2400 किलोमीटर। अगर हम इसके बारे में एक सेंटेंस और कहें तो एक सेंटेंस में हम वृहद हिमालय का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि वृहद हिमालय की शुरुआत पश्चिम में नांगा पर्वत से शुरू होता है और पूरब में नमचा बरुआ तक जाता है। तो कहां है नांगा पर्वत? नांगा पर्वत यहां पर है, जम्मू कश्मीर में। कौन सा पर्वत है? नांगा पर्वत है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो हिमालय का पश्चिमी विस्तार जहां से शुरू होता है उस पर्वत श्रेणी का नाम है, उस पर्वत का नाम है नांगा पर्वत, और पूरब में जहां पर है उसका नाम है नमचा बरुआ। और ये आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा उत्तर में तिब्बत में आपको नमचा बरुआ देखने को मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हिमालय, उसमें भी वृहद हिमालय का विस्तार जो है वो सिंधु गॉर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक है, या फिर हम कह सकते हैं कि नांगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ तक 2400 किलोमीटर लेंथ में ग्रेट हिमालय विस्तृत है। अगर आप इसकी औसत ऊंचाई के बारे में बात करें, अगर इसकी औसत ऊंचाई
एवरेज हाइट के बारे में बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। मैंने बताया हाइट कभी भी आप मेजर करेंगे तो उसको आपको मीटर में करना है, लंबाई कभी भी करेंगे तो किलोमीटर में करेंगे। कई बार एग्जामिनर इसी तरीके की डिजिट्स को बदल के दे देता है, इसी तरीके की यूनिट को यहाँ पे चेंज कर देगा और सही रहेगा और यहाँ किलोमीटर कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा जब आप सवाल को सॉल्व करें, उसके सही उत्तर को मार्क करने की कोशिश करें तो इस तरीके की डिजिट्स को जरूर चेक कर ले, क्योंकि आता हुआ सवाल अगर गलत हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। औसत ऊंचाई कितनी बताई, 6100 मीटर है। अगर हम देखें, जैसे कि आप चित्र में देख भी पा रहे हैं, ये डार्क कलर का जो शेड आपको दिखाई दे रहा है, ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालयन रीजन है। अगर हम देखें कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई और हम देखें पूर्व में इसकी चौड़ाई, इनमें अंतर है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर है और आप इसकी चौड़ाई पूरब में जब देखते हैं तो वो लगभग 150 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई में ऐसा अंतर क्यों है, इसके बारे में हम यहां आपको ब्रीफली बताते हैं। ऐसा क्यों है ये कभी डिटेल में हम अलग से एक वीडियो में बात कर रहे होंगे, अभी जल्दी से आप इस बात को समझिए। देखिए, आपको ये पता होगा कि हिमालय पर्वत का जो उत्पत्ति हो रही है हिमालय पर्वत की, उसकी उत्पत्ति में दो प्लेटें जिम्मेदार हैं। एक प्लेट का नाम है इंडिक प्लेट, जिसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं, और इसी प्लेट के ऊपर एक प्लेट है जिसको हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। यानी हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ वो इन दो प्लेटों के आपस में टकराने से क्या हुआ, इंडिक प्लेट जो है यानी इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और उनके टकराने की वजह से इनके बीच में जो सेडिमेंट्स थे उसी को फोल्ड के रूप में ऊपर उठने की वजह से आज हमें हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। तो देखिए, अब एक बात हमने समझ ली कि ये एक प्लेट है इंडिक प्लेट और इसके ऊपर एक और प्लेट है जिसको हम यूरेशियन प्लेट कह रहे हैं। इन दोनों प्लेटों की आपस में यहाँ पे टक्कर हो रही है। अब देखिए, टक्कर में ये बात है कि ये जो भारतीय प्लेट है, इस भारतीय प्लेट की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, इसकी जो दिशा है, जिस तरफ को ये गतिमान है, वो उत्तर नहीं है बल्कि उत्तर पूरब है। यानी भारतीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिक प्लेट, जो भी आप कहें, इस प्लेट की जो दिशा है वो उत्तर की तरफ ना होकर के उत्तर पूरब की तरफ है। यानी ये उस यूरेशियन प्लेट से ऐसे टकराएगा। अब देखिए, जब ये ऐसे टकराएगा तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा उसके साथ तेजी के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ये वाला हिस्सा तेजी के साथ टक्कर करेगा और ये वाला हिस्सा पीछे करेगा, बाद में रहेगा। तो ये वाला हिस्सा जब ज्यादा जल्दी या ज्यादा फोर्स के साथ में यहां लगेगा तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। अगर आप इस तरीके से दो चीजों को आपस में टकराएंगे तो आप देखेंगे जहां पे तेजी के साथ फोर्सफुली टक्कर होगी वहां पे चौड़ाई तो कम हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी। और जहां पे इसके कंपैरिजन में कम फोर्स के साथ में टक्कर होगी तो वहां देखेंगे चौड़ाई तो बढ़ जाएगी पर ऊंचाई कम हो जाएगी। और आप ये देखते भी हैं कि इसका हमने बताया लगभग 400 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 150 किलोमीटर की है। बट आप देखते हैं यही पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट मिलेगी, क्योंकि वहां टक्कर तेजी के साथ हुई, इसलिए वो चौड़ा कम है, ऊंचा ज्यादा है। अब हम जानते हैं जो ग्रेट हिमालय है उसकी प्रमुख चोटियां यानी उसकी जो महत्वपूर्ण पीक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, जो ग्रेट हिमालय की चोटियां हैं, जो पीक्स हैं, उनका ऊंचाई के हिसाब से हम घटनाक्रम देख रहे हैं। यानी पूरा का पूरा 2400 किलोमीटर में हमारा ग्रेट हिमालय है। उस ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, हम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या देख रहे हैं, पीक्स की ऊंचाई के हिसाब से हम उनको क्रम में सजा रहे हैं। आयोग यहां से बार बार सवाल बनाता है, 4 पीक्स के नाम देता है, आपको कहता है इनको घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने को आपको देता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे जो चोटियां ली गई हैं, चोटियां तो और भी हैं, बट यहाँ पे हमने जो पीक्स शामिल की हैं वो एकदम खास और महत्वपूर्ण पीक्स हैं जिनको हमने ऊंचाई के घटते क्रम में यहाँ पे सजाया है। देखिए, पहली पीक्स का नाम है या पहली पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। आपको पता है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय में है। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। किस जगह पर है, नेपाल में है। हाइट कितनी है, 8848 मीटर। दूसरी पीक का नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा आप देखेंगे सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में है, 8598 मीटर। देखिए, सामान्यतः हम कंचनजंगा को सिक्किम में इंक्लूड करके चलते हैं। अगर ऑप्शन में नेपाल नहीं है तो आप सिक्किम के साथ जा सकते हैं, वो उत्तर ठीक होगा।
बट अगर ऑप्शन में सिक्किम और नेपाल की सीमा दी है और एक जगह एक ऑप्शन में केवल सिक्किम दिया है, तब आप केवल सिक्किम के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि किसके साथ जाएंगे? सिक्किम और नेपाल की सीमा। ये ज्यादा ऑथेंटिक आंसर है उसका। बट अगर कहीं ऑप्शन में नहीं देता है, क्योंकि वो तो आयोग के ऊपर है, आयोग ने किस तरीके से उसके ऑप्शंस बनाए हैं, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर कंचनजंगा है, जो सेकंड हाईएस्ट पीक है किसकी? ग्रेट हिमालय की। यहां पे एक बात आपको नोट करनी है और इस बात पे आपको ध्यान देना है। मैं कल की वीडियो से आज की वीडियो को अटैच करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या कहता है, कंचनजंगा जो है, जो ग्रेट हिमालय की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब कल की वीडियो को याद करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले ये सीरीज शुरुआत से शुरू करिए। ये वीडियो हमारी इस सीरीज की 8वीं वीडियो है, 8th नंबर की वीडियो है। आप क्या करिए, अगर आपको सही कॉन्सेप्ट को इंडियन ज्योग्राफी में समझना है तो आप क्या करिए, शुरुआत से वीडियो को देख जाइए। छोटी छोटी वीडियो हैं, सभी देखते हुए यहां तक पहुंच जाइए, एक रिदम में उनको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और ये सारे कॉन्सेप्ट आगे तक काम आएंगे। यही हिमालय हम समझेंगे आगे चल के। इसी हिमालय में हमें मरुस्थल क्यों देखने को मिलता है, इसी के पीछे सारे रीजन इसी से हैं। कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से बनाए रखेंगे ताकि एक चीज दूसरी चीज के लिए इनपुट का काम करे। तो देखिए हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। याद करिए कल हमने ट्रांस हिमालय जब आपको पढ़ाया था, तो ट्रांस हिमालय में हमने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय में जो माउंट केटू है वो भारत में सबसे ऊंची चोटी है। हमने हिमालय नाम नहीं लिया था वहां पे, हमने कहा था कि माउंट केटू, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बट अगर सवाल में दे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है, या भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप जाएंगे कंचनजंगा के साथ। अगर पूछता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आप माउंट केटू मारेंगे। कंफ्यूजन नहीं रखना है। अगर आपकी समझ में नहीं आया है, इन दो बातों को आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझिए इस बात को। ये बात बहुत सिंपल है और बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है। तो जो जो चीजें जहां जहां फंसने के चांसेस हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझते चलिए। कंचनजंगा जो है हिमालय की है सबसे ऊंची चोटी, और माउंट केटू सभी की, केवल हिमालय नाम नहीं दे रहा क्योंकि वो ट्रांस हिमालय की है। चलिए, इसके बाद तीसरी श्रेणी का नाम है, उसका नाम है मकालू। मकालू नेपाल में है, हाइट ये रही। इसके बाद है धौलागिरी। धौलागिरी भी नेपाल में है, घटते क्रम में इस नंबर पर आती है। इसके बाद है नागा पर्वत। ये आप यहाँ पे नागा पर्वत आपको हमने बताया है, ये किस जगह पर है? नागा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। ऐसे ही है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा आपको नेपाल में देखने को मिलेगी। नंदा देवी, नंदा देवी आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है नमचा बरुआ का नाम, और नमचा बरुआ आपको तिब्बत में देखने को मिलेगा। अक्सर हम नमचा बरुआ को अरुणाचल प्रदेश में देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, पर बेसिकली नमचा बरुआ जो है वो अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा उत्तर में तिब्बत में अवस्थित है। तो इसको आप तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश, जैसे आपने यहाँ पे देखा सिक्किम और नेपाल या केवल सिक्किम, उसी तरीके से आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलेंगे। आपको जानकारी रहनी चाहिए कि उसका जहां पे वास्तविक भौगोलिक अवस्थिति है वो तिब्बत है, पर पढ़ने की सेंस में जब हम उसको बांट रहे होते हैं तब हम उसको कह देते हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपने देख लिया कि हिमालय पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के हिसाब से घटता क्रम क्या है। आइए अब इसके बाद समझते हैं कि अगर आपको ये कहे ऊंचाई चाहे जो भी रहे, आप हिमालय की चोटियों को, क्योंकि आपने देखा हिमालय का विस्तार जो है इस तरीके से पश्चिम से पूरब की तरफ है। अगर आपको आयोग सवाल दे कि पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ हिमालय पर्वत की चोटियों को क्रम से सजाइए, पूरब से पश्चिम की तरफ 4 पर्वत श्रेणियों के नाम देता है आपको रैंडमली कहीं से भी उठा करके, और कहता है इनको पूरब से पश्चिम की तरफ सजाइए। तब देखते हैं आप किस तरीके से सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। आइए हम उसको सीरीज से समझते हैं। आइए अब ग्रेट हिमालय की पर्वत श्रेणियों को पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब का क्रम इनका देखते हैं, किस तरीके से इनको सजाया गया है। जैसे कि आप हेडिंग से समझ भी पा रहे होंगे, हिमालय की पर्वत चोटियों को देखना है और पश्चिम से पूरब का क्रम इसी तरीके से। ये जो डार्क शेड की आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, ये ग्रेट हिमालय है, जिसकी शुरुआत पश्चिम से लेकर के पूरब तक, यानी सिंधु गौड़ से लेकर के ब्रह्मपुत्र गौड़ तक है। हमें तो चोटियों के बारे में बात करनी है। तो देखिए, सबसे पश्चिम में शुरुआत होती है नागा पर्वत से। कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत है, और ये कहां पे देखने को मिलेगा आपको? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। इसके बाद छोटी छोटी सी पीक्स हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, हमें तो केवल महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर आपको दे दी जाए तो वो याद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण चोटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें नाम हो जाता है केदारनाथ का। इसके बाद चोटी का नाम है बद्रीनाथ।
इसके बाद चौथी का नाम है नंदा देवी। ये 3 पीक आपको कहां पे देखने को मिलेंगी? ये देखने को मिलेंगी आपको उत्तराखंड में। अगर हम इससे और थोड़ा सा इस तरफ की तरफ को, पूरब की तरफ को बढ़ने का प्रयास करें तो हम देखेंगे हमें एक महत्वपूर्ण पीक मिलेगी जिसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद नंबर आता है अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा के बाद जो पीक है, जो महत्वपूर्ण पीक है, उसका नाम है मनसालू। इसके बाद जो पीक है उसका नाम है गौरी शंकर। इसके बाद जो पीक है उसका नाम है छोयू। इसके बाद पूरब की तरफ बढ़ते हुए इससे आगे की पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट आपको पता है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद जिस पीक का नाम है वो है मकालू। यानी धौलागिरी से लेकर के मकालू तक ये जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये किस जगह पर हैं? ये आपको नेपाल में मिलेंगी। इसके बाद जब आप और थोड़ा सा पूरब की तरफ बढ़ जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में मान के चलते हैं, आपको पता है सिक्किम और नेपाल की बाउंड्री पर है। कंचनजंगा को हम सिक्किम में शामिल कर रहे हैं। इसके आप पूरब में बढ़ेंगे तो आपको हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी का नाम मिलेगा और उसका नाम है नमचा बरुआ। और आप जानते हैं नमचा बरुआ जो है वो तिब्बत में है, अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा उत्तर में है। तो जब आपसे पूरब से पश्चिम का क्रम या पश्चिम से पूरब का क्रम पूछे तो आपको इसी क्रम में इनको याद रखना है। आप इस चित्र से समझ रहे होंगे, नागा पर्वत से लेकर के ये श्रेणियां आपको इसी क्रम में याद रखनी है। और आयोग यहां से बार बार सवाल बनाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर वो ऊंचाई के हिसाब से पूछता है तब भी आप उसको बता सकते हैं। अगर वो आपसे दिशा के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से पूछता है तब भी आप हिमालय की पीक्स को अरेंज करने की स्थिति में रहेंगे। पीक्स को जानने के बाद अब हम समझते हैं कि जो ग्रेट हिमालय में प्रमुख हिमनद हैं यानी ग्लेशियर्स हैं उनकी क्या क्या स्थिति है। तो देखिए, एक ग्लेशियर है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर वही है जिससे यमुना नदी निकलती है बंदरपूछ के निकट से। दूसरे ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, आप परिचित होंगे, यहां से गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी का उद्गम स्रोत है गंगोत्री। इसके बाद है मिलाम ग्लेशियर, ध्यान रखना है मिलाम ग्लेशियर में गौरी गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। इसके बाद है पिंडारी ग्लेशियर या पिंडर ग्लेशियर, वहां से पिंडर नदी निकलती है। इन तीनों ग्लेशियर में जो ग्लेशियर आपको याद रखना पड़ेगा उसका नाम रहेगा मिलाम ग्लेशियर, जहां से गौरी गंगा नदी निकलती है। आप ध्यान रखेंगे उत्तराखंड स्पेशल में भी पूछता है कि यहाँ ये तीनों चारों ग्लेशियर आपको, चारों के चारों ग्लेशियर कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद ग्रेट हिमालय का जो प्रमुख ग्लेशियर है उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। और इसी जेमू ग्लेशियर में से कौन सी नदी का एक उद्गम स्रोत है? तीस्ता नदी। हम आपको बताते चलें कि जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी बेसिकली किसी एक सोर्स से ओरिजिनेट नहीं होती है, बल्कि तीस्ता नदी एक से ज्यादा सोर्सेज से निकल करके जब उसका जल इकट्ठा होता है फिर उसको तीस्ता कहा जाता है। तो तीस्ता नदी किसी एक सोर्स से ना निकल करके अन्य कई मल्टीपल सोर्सेज से निकलती है, उसका उद्गम होता है। उन्हीं एक सोर्सेज में से एक सोर्स का नाम है जेमू ग्लेशियर। अब तीस्ता नदी इस बार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, आपके जो अपकमिंग्स एग्जाम्स है उनके लिए तीस्ता नदी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि तीस्ता नदी में बाढ़ की वजह से जो सिक्किम है उसमें त्रासदी देखने को मिली, उसमें जान माल की हानि हुई। जो बाढ़ का कारण है वो रहा एक ग्लेशियर है लहोनक। ग्लेशियर का नाम आप नोट करिए, लहोनक ग्लेशियर। इस लहोनक ग्लेशियर में क्या हुआ? इस लहोनक ग्लेशियर, इससे ये लोहनक ग्लेशियर से मेल्ट होते होते यहाँ से ग्लेशियर है तो यहाँ से जल निकलता होगा। इस जल से इसके नीचे एक लेक क्रिएट हो गई। तो उस लेक के बस्ट होने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ देखने को मिली। और ये हाल फिलहाल की घटना है, ये इस साल की अक्टूबर में करंट की घटना है। तो यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है वो यहाँ से पूछ ले और हो सकता है वो इस जेमू ग्लेशियर से पूछ ले और इसका संबंध किससे है उससे पूछ ले। हम आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो जो है वो लाभदायक रहेगी, आप इससे चीज़ों को ग्रैब करेंगे और आपको ये वीडियो एग्जामिनेशन हॉल में मजबूती प्रदान करेगी। तो मिलते हैं एक इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।